तो बिहार इंतखाबात की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। 10 नवंबर यानी जिस दिन नतीजे आएंगे बिहार के, उससे पहले ही न्यूज 18 उर्दू टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आपको बता रहा है और इस एग्जिट पोल के जरिए हमने आपको बता दिया कि बिहार के नतीजे क्या कुछ रहने वाले हैं। जी हां, नतीजों से पहले ही हमने आपको एक अंदाजा और एक प्रोजेक्शन जो है वो हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ नतीजे बिहार में रहने वाले हैं, क्योंकि इसी एग्जिट पोल के आसपास ही बिहार के नतीजे रहने वाले हैं। सीटों की अगर हम बात करें तो बीजेपी और जेडीयू इत्तेहाद यानी एनडीए के खाते में 55 सीटें जा रही हैं चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक। आरजेडी कांग्रेस का जो इत्तेहाद है, अजीम इत्तेहाद, उसके खाते में 180 सीटें जा सकती हैं चाणक्य एग्जिट पोल के हिसाब से, और अदर्स के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। यानी टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल है, इसके हिसाब से नीतीश कुमार को बड़ा झटका बिहार में लग रहा है और तेजस्वी यादव का जो इत्तेहाद है यानी कांग्रेस और आरजेडी का इत्तेहाद, इसे काफी बड़ा फायदा बिहार में होता दिख रहा है। एक तरफा सरकार बनती दिख रही है अजीम इत्तेहाद की। तो 10 नवंबर से पहले के जो नतीजे हैं वो हमने आपको बता दिए। 10 नवंबर को तो ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगी, लेकिन उससे पहले जो एक अंदाजा है, जो प्रोजेक्शन है, वो हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ नतीजे बिहार के रहने वाले हैं, क्योंकि टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के आस-पास बिहार के जो नतीजे होंगे वो रहेंगे। 6 से 7 और 11 सीटों का बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान हो सकता है, लेकिन ये नतीजे इसी एग्जिट पोल के आसपास रहने वाले हैं। यानी यहां से जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं टुडे चाणक्य की एग्जिट पोल की, इसके हिसाब से नीतीश कुमार और एनडीए को काफी बड़ा झटका बिहार में लग रहा है और आरजेडी कांग्रेस के इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद को काफी बड़ा फायदा बिहार में होने जा रहा है। और 15 साल के बाद बिहार की सरकार बदलने जा रही है। लोग बदलाव चाह रहे थे और टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बता रहा है कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है। चेहरा भी बदलेगा, सरकार भी बदलेगी, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो मुद्दे अवाम के हैं, क्या अवाम के इन इश्यूज और मुद्दों पर भी काम होगा? यह सबसे अहम हो जाता है। और इसी एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं। तज्जिया करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, काफी दिनों के बाद हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और जेटली साहब भी मुझे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। राजीव जेटली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आना चाहूंगा। काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही, लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि बिहार में आपका जो अलायंस है वो काफी आगे निकल चुका है। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो आरजेडी कांग्रेस इत्तेहाद को तकरीबन 180 सीटें मिल रही हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब। अबू भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत दिनों बाद आपने कुछ अच्छी खबरें दी हैं, भले ही ये अभी जज्बाती खबरें हैं, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन हम आपको एक चीज बता दें, ये तो हम डे फर्स्ट से कह रहे थे कि हम अपने गठबंधन के साथ तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इस इत्तेहाद के साथ चल रहे थे, ईमानदारी से चल रहे थे। और सामने 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था और वहां पर ये लोग एक दूसरे को धोखा देने के लिए चल रहे थे। नीतीश कुमार जी का अलग गठबंधन बीजेपी के साथ, एलजेपी का अलग गठबंधन बीजेपी के साथ, ओवैसी साहब का अलग गठबंधन बीजेपी के साथ और बीएसपी का अलग गठबंधन बीजेपी के साथ। बीजेपी वहां 4 गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ रही थी और हम अकेले गठबंधन के साथ बड़ी ईमानदारी से श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। और हमें अच्छा लगा आज कि बिहार ने इधर उधर के मुद्दों पर बात नहीं की। अबू भाई, बिहार ने कभी बात नहीं हिंदू मुसलमान पर बात नहीं की। बिहार ने देश को रोशनी दिखाई है। अब ये बदलाव बिहार का बदलाव ही नहीं, देश का बदलाव भी होगा। बिहार ने बता दिया है कि हम गरीबी पर बात करेंगे, सुनी जाएगी, हम बेरोजगारी पर बात करेंगे, सुनी जाएगी, हम अशिक्षा पर बात करेंगे, सुनी जाएगी, हम हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे तो बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि ये जंगल राज के युवराज, हां, हमारे युवराज हैं। हमारे मां बाप ने हमारे युवराजों को बहुत लाड प्यार से पाला है, इसीलिए वो युवराज हैं। तो क्या भाई मोदी जी
आपके माता पिता ने फकीर की तरीके से पाला था क्या आपको? चलिए आप फकीर है? ठीक है, ठीक है। राजीव जेटली जी, मैं भी आपको भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या राजीव जेटली साहब? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूं। जी जी, राजीव जेटली जी, चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है, इसके हिसाब से नीतीश कुमार जी को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, एनडीए को बिहार में झटका लग रहा है। महज 55 सीटें मिलती दिख रही इस एग्जिट पोल के हिसाब से। आपका अनुमान, आपका अंदाजा क्या कुछ कह रहा है? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? क्या आप इस एग्जिट पोल पर भरोसा करेंगे? देखिए, खुश होने का मौका भी ढूंढना होता है कई बार जी, और गम मनाने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। अगर इस एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस खुशी मनाए तो ऐसा नहीं कि हम उसके लिए गम मनाना शुरू कर देंगे। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल अपने स्तर पे सबने अच्छा काम किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे आंकड़े भी लिए होंगे, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट अभी 10 तारीख को आना बाकी है जी। और 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे चीज निर्धारित होगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर भी एग्जिट पोल में जिस तरीके की बातें रखी गई हैं, मैं अभी देख रहा था, अगर विस्तार से उस एग्जिट पोल को, अभी तो हम एग्जिट पोल पे डिस्कशन कर रहे हैं, खैर रिजल्ट पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई खुशी की बात हो सकती है 3 दिन के लिए हो, लेकिन जो एग्जिट पोल के अंदर दिखाया गया, अगर उसके मापदंड को देखा जाए तो उसमें बहुत साफ तौर पे दिखाया गया कि हमने जो नारा दिया था या हमने कहा था कि क्या आप जंगल राज फिर से चाहते हैं, तो एग्जिट पोल के हिसाब से भी जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि वहां जो लोग जिन्होंने लालू यादव जी की सरकार नहीं देखी थी, जो अभी बहुत युवा है, 18 से 25 साल के हैं, जिनकी मेमोरी में शायद लालू जी की सरकार नहीं रही थी, उन्होंने मैंडेट दिया एग्जिट पोल के हिसाब से, और एक शिक्षा का स्तर भी दिखाया कि किस स्तर पे जाकर लोगों ने वोट किया। तो अगर आप नटशेल में देखेंगे तो एक फैसिनेशन है जो तेजस्वी यादव जी ने दिया, क्योंकि जिन लोगों ने महसूस किया था इस सरकार को, खौफ को, डर को, पलायन को, उद्योग पलायन कर गए थे, वहां नहीं कोई काम कर सकता था, जिन लोगों ने महसूस किया था, इस एग्जिट पोल के हिसाब से वो एनडीए के साथ है। लेकिन जिन लोगों ने वो दिन नहीं देखे थे, इसी एग्जिट पोल के हिसाब से उन लोगों ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को अपना सपोर्ट किया है। तो अगर ये एग्जिट पोल के हिसाब से चले तो बहुत सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं, और जो विस्तार से बताई गई हैं वो अपने आप में दर्शाती हैं तो एक तरफ स्वप्न है, मतलब एक तरफ आप एक ड्रीम दिखा रहे हैं, एक सपना दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हकीकत है। तौकीर आलम साहब, देखिए, बीजेपी इसे मानने के लिए तैयार नहीं। जो एग्जिट पोल है, बीजेपी का अभी भी कहना है कि हम 10 तारीख का इंतजार करेंगे। 10 तारीख जब ईवीएम अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 10 तारीख से पहले हम अभी किसी भी एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। ना, ठीक है, वो अगर अपने विचार को रखते हैं तो अपने विचार रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं। 10 तारीख को तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप सरकार बनाने के धुआंधार बैटिंग किया और आपका स्वागत है। तो हम 10 तारीख को सर्टिफिकेट लेने जाएंगे सरकार बनाने की दावेदारी के लिए, और हम डबल खुशी महसूस करेंगे कि 9 नवंबर को हमारे साथी तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, और 10 तारीख को घोषणा होना है। तो हम 9 का जो जन्मदिन है हम डबल मनाएंगे 10 को, और उसी उम्मीद और विश्वास के साथ सारे बिहार वासियों को पुनः फिर से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वादा पूरा किया। इंशाअल्लाह मैं 5 सालों में अब अपने कामों को आपके चरणों में रखूंगा, और आपका आशीर्वाद पुनः फिर दोबारा लेने आपके द्वारे ठीक है। 10 तारीख ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल से तस्वीर का रुख तो पता चल गया है, नतीजों का रुख तो पता चल गया है चाणक्य के एग्जिट पोल से, लेकिन तस्वीर अभी थोड़ी सी अगर धुंधली है तो ये तस्वीर 10 नवंबर को बिल्कुल साफ हो जाएगी, और उसके बाद यह भी साफ हो जाएगा कि बिहार की सियासत में कौन आने जा रहा है, किसकी रुखसती होने वाली है और किसकी एंट्री होने वाली है। मैं आदिल हसन आजाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। आदिल हसन आजाद साहब, मुस्लिम इश्यूज को लेकर
और पिछड़े दलितों और कमजोर जो तबका था उसके इश्यूज को लेकर एमआईएम ने बिहार की सियासत में एंट्री की थी। अब जबकि चाणक्य के एग्जिट पोल से, हमारे एग्जिट पोल से नजर आ रहा है कि सरकार बदलने जा रही है, अजीम इत्तेहाद की सरकार आएगी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार आएगी। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, सीमांचल के जो मुसलमान हैं जो हमेशा से परेशान हाल रहते हैं, क्या उनके मसले हल करेगी यह सरकार? सरकार को करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन एमआईएम मजबूती से ये आवाज उठाएगी और एमआईएम कभी भी, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, एमआईएम ये नहीं देखती है, एमआईएम आवाज उठाती है। और सीमांचल की जो लड़ाई है वो हम मजबूती से लड़ेंगे, चाहे किसी की भी सरकार आए। उसमें कोई, आपने हैदराबाद देखा, तेलंगाना मॉडल आपके सामने है। एमआईएम जो सीमांचल की परेशानियां है, सीमांचल का जो हाल है, बेहाल है, हम वो आवाज जद्दोजहद करते रहेंगे। और उम्मीद है कि जनता जिस मोहब्बत और शफकत से हमें वोट दिया उस पर हम खड़े उतरेंगे। और जो सीमांचल ही नहीं, क्योंकि हमने बिहार में चुनाव लड़ा है, हम मजबूती से हम उनकी बात रखेंगे। कोई भी बिहार का जो वोटर है जो मुझसे जुड़ा है, जो कोई भी कम्युनिटी का, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, उसको इस बात का एहसास होगा कि कोई नहीं है, उसका एमआईएम जरूर है। चाहे 2 बजे रात में भी याद करेंगे, एमआईएम इंशाल्लाह उनके साथ खड़ी रहेगी। एमआईएम अपने उसूलों से समझौता नहीं करती है। ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुरेंद्र राजपूत साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा जो सर्वे हुआ था, टुडे चाणक्य का जो सर्वे हुआ था, उसमें एक सवाल यह भी किया गया था कि किन किन इश्यूज को देखकर लोग वोट करने के लिए निकले? इसमें जो सबसे ज्यादा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के सामने, वो बेरोजगारी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। तकरीबन 35% लोगों का मानना है कि बिहार में जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा जो मसला है, वो बेरोजगारी का है। जब आप लोगों की सरकार आने जा रही है, जिसका एक तरह से इशारा मिल चुका है, तो क्या यह एक बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए नहीं होगा कि लोगों के साथ जो वादे किए गए, लोगों के जो मसाइल हैं, उन्हें निपटाया जाए और उनके जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरा जाए? यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अबू भाई, बहुत साफ सी बात है, अगर कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी अपने कॉल पर खरी नहीं उतरती है तो उसे उस सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और रोजगार विहीन विकास निश्चित तौर पर इस देश के लिए विनाशकारी है। आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, पिछले 6 साल में उन्होंने कहा था भाई 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। उन्होंने ये तो नहीं कहा था 2 करोड़ पर साल हम रोजगार छीन लेंगे आपसे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज मैं बताऊं, अपनी जिम्मेवारी से कह रहा हूं अबू भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट में 34 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, सैंक्शनड पद खाली पड़े हुए हैं। यह नाकिस सरकार है जो 34 लाख पद नहीं भर रही। 5,50,000 पद के आसपास है, 4,50,000, 5,50,000 बिहार में ऑलरेडी सैंक्शनड पद खाली पड़े हुए हैं। तेजस्वी जी ने साफ कहा कि उनको हम तुरंत भर देंगे। तो आप बताइए, जब 4.5 से 5.5 लाख पद बिहार में खाली पड़े हैं तो क्यों नहीं भरे जाएंगे वो? जब कल कारखाने आएंगे, जब वहां पर बिहार में विकास का काम होगा, जब वहां पे कुछ अच्छी चीजें होंगी, तो निश्चित तौर पर और भी रोजगार सृजित होंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी राजीव भाई बड़ी बात कर रहे थे कि उन्होंने जंगल राज नहीं देखा, उन्होंने मंगल राज नहीं देखा, उन्होंने दंगल राज नहीं देखा। राजीव भाई, आपके राज में हमने नोटबंदी भी देख ली, हमने मजदूरों को मरते हुए भी देख लिया, पैर के छाले भी देख लिए, हमने जो है कहीं ना कहीं पूरे देश को कंगाल होते हुए भी देख लिया। क्या क्या दिखवाएंगे आप अपने राज में, ये तो बता दीजिए। इस कोरोना काल में हमने ये भी देख लिया कि वैक्सीन भी आप कहेंगे कि हम बिहार में देंगे, बंगाल में नहीं देंगे। आपसे इतनी छोटी सोच के राजीव जेटली साहब, हमने ऐसे व्यापारी भी देख लिए जो कहते हैं कि मेरे खून में। ठीक है, राजीव जेटली साहब इसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, राजीव जेटली साहब इसका जवाब दे रहे हैं। राजीव जेटली साहब, क्या वाकई में नीतीश कुमार जी या एनडीए की जो सरकार थी वो लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? चाहे बेरोजगारी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, करप्शन की बात करें, इन तमाम इश्यूज पर नीतीश कुमार जी फेल हो गए। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा हमारे मित्र ने, राजपूत जी ने बताया कि जो सरकार जनता की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरती, जनता उसे उतार देती है। तो मुझे लगता है कि ये बात बोलने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए था कि बार बार जनता कांग्रेस को इनका जवाब दे रही है। इसका मतलब ये पूरी तरह से
जो भी बात करते हैं वो झूठी करते हैं। जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया था, यूपीए को पूरी तरह से एक बाल्टी में समेट के और एक कोने में रख दिया था, गुसलखाने में जिसे कहा जाता है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि किस बुरी तरह से इनका जो हश्र हुआ। अगर उस हश्र के पीछे वजह यही थी कि आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं, तो मैं बहुत अच्छी बात है, आगे से आप ये नहीं कह पाएंगे। नहीं, बिल्कुल राजीव जेटली जी, देखिए सरकार बनती है, सत्ता मिलती है आवाम के काम करने के लिए। अगर कोई भी काम नहीं करेगा, उसमें कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, एमआईएम हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, अगर जो काम नहीं करेगा उसका हश्र आप नतीजों में देख सकते हैं। अब मैं दूसरी बात जो बोलना चाहता हूं, ये बोलना चाहता हूं कि इस सर्वे को गहराई से देखेंगे तो विकास तो मुद्दा कहीं पे सर्वे में दिखाया नहीं जा रहा। बात देखिए ना, मैंने थोड़ी देर हमारे यहाँ विकास मुद्दा है, एग्जिट पोल तो नहीं है जो कंपनी एग्जिट पोल दिखा रही है। राजीव जेटली जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा। राजीव जेटली जी, आप चाणक्य टुडे चाणक्य का जो हमारा एग्जिट पोल है उससे देखिए कि हमने जो सवाल किया था सर्वे में, उसमें डेवलपमेंट दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, मैंने भी कई एग्जिट पोल देखे, उन एग्जिट पोल के अंदर बाइफरकेट करके दिखाया गया। मैं फिर से बताना चाहूंगा उस बात को कि बाइफरकेट करके ये दिखाया गया कि किस किस की क्या सोच थी, किस उम्र के लोगों ने किस पक्ष में वोट किया, किस उम्र के लोगों ने किन वजहों से वोट किया। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूं नए जो युवा वोट करने के लिए आए हैं, जो दिन उन्होंने नहीं देखे। तो हो सकता है जो चीज आपने देखी नहीं होती, आपकी कल्पना होती है कि मैं एक बार उसको जरूर देखूं। तो अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ये सच्चाई है तो ये मौका युवाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता ने तो वो दिन देखे हुए हैं। और इस देश की जनता भी जानती है कि इस देश के अंदर एक नारा चला करता था, या कहावत थी कि भाई आप ये देखिए, आपने तो अपने प्रदेश को बिहार बना दिया। अरे बिहार बना दिया बोल देने से ही काफी हो जाता था, आपको इससे ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं होती थी। जब आप लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स होने की बात करते थे, कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात करते थे, खौफ डर का माहौल की बात करते थे, आप केवल एक ही बात कहते थे, आपने प्रदेश को बिहार बना दिया। तो जब बिहार बना दिया प्रदेश को इतने बुरे दर्जे से देश के किसी राज्य को देखा जाता था, जो आज नहीं है। नहीं, ठीक है, देखिए मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना, लेकिन जो बात राजीव जेटली जी कह रहे थे कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। अब जिस हिसाब से टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल आ रहे हैं, ऐसे में लग रहा है कि सरकार बदलने जा रही, चेहरा बदलने जा रहा है, तेजस्वी यादव आएंगे, अजीम इत्तेहाद आएगी। तो क्या उनके सामने जो चैलेंजेस होंगे, इन चैलेंजेस पर किस तरह से वो खरे उतरेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। तो बिहार इंतखाबात में अब सिर्फ इंतजार नतीजों का है, लेकिन नतीजों से पहले क्या कुछ इशारा मिल रहा है नतीजों का लेकर? हमने टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल से अपने नाजरीन को बता दिया कि बहुत बड़ा फायदा होता दिख रहा है अजीम इत्तेहाद यानी जेडीयू और कांग्रेस इत्तेहाद को। इसके अलावा बड़ा झटका लग रहा है चाणक्य के एग्जिट पोल में नीतीश कुमार यानी एनडीए सरकार को। इसी पर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद तौकीर आलम साहब आपके पास आना चाहूंगा। तौकीर आलम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से राजीव जेटली जी कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा, और जिस तरह से इश्यूज लोगों के सामने, जिन मुद्दों को देखकर लोगों ने वोट किया है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा यहां पर तेजस्वी यादव के सामने और आपके गठबंधन के सामने, आपकी सरकार के सामने। अगर सरकार बनती है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि बिहार को भी फर्स्ट करना है और बिहारी को भी फर्स्ट करना है। तौकीर साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, मैं सुरेंद्र राजपूत साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि चैलेंज काफी बड़ा रहेगा। कि कांग्रेस पूरे देश की ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसे सरकार चलाने का बहुत अनुभव है। सरकार को कैसे चलाया जाता है, सरकार के कैसे सारी चीजें चेक एंड बैलेंसेस किए जाते हैं, वो सारी चीजें कांग्रेस पार्टी जानती है। तेजस्वी यादव साहब युवा हैं, अनुभवी हैं, लालू यादव जी का सर पे उनके हाथ है और उन्हें बिहार में सामाजिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो सामाजिक क्रांति
और हमारा अनुभव, ये दोनों मिलकर के एक लेथल कॉम्बिनेशन बनाता है, वहां के सामाजिक न्याय के लिए भी, वहां के आर्थिक न्याय के लिए भी, और वहां पर जो बेरोजगारी की और बाकी समस्याएं हैं उन सब चीजों के लिए भी हम सब लोग मिल करके पूरी जिम्मेवारी के साथ ऐसा काम करेंगे ताकि एक नया बिहार रचा जा सके और उस बिहार को इन झूठे वादों से, खोखले इरादों से, झूठे नारों से मुक्ति दिलाई जा सके। बिहार का बिहारी जो है वो अपने यहां पर काम करने की स्थिति में आ सके, लेकिन साथ के साथ इसके ये भी नहीं कहा जाए कि बिहारी बाहर नहीं जाए, बाहर भी इज्जत कमाए। बिहार की एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके की हो कि बिहार का बच्चा जो है पढ़ सके। तो ये सारी बातें बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे पास अनुभव भी है, योग्यता भी है और हमारे पास एक नयापन भी है। आप याद रखिएगा इस बात को कि इस चैलेंज को हम बड़ी सफलतापूर्वक पार करेंगे। ठीक है, आदिल हसन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा बहुत मुख्तसर में। सरकार अगर बदलेगी, चेहरा अगर बदलेगा, तो क्या एमआईएम का सपोर्ट और आपका जो इत्तेहाद है, एमआईएम आरएलएसपी का जो इत्तेहाद है, क्या आपका सपोर्ट इस सरकार के साथ रहेगा? देखिए, ये फैसला बहुत जल्दी है, ये फैसला अभी नहीं हुआ, अभी जनता का मैंडेट आना बाकी है। ये टीवी का मैंडेट है, जो जनता का फैसला होगा उसको मानेंगे और इस पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोग मिलकर, देवेंद्र यादव साहब मिलकर फैसला करेंगे। अभी कोई कैसे बोल सकता है हम किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क़यामत के आखिरी रात तक नहीं जाएंगे। और जनता की अदालत है, अभी देखिए क्या क्या होता है। कल कोई चैनल कुछ और दिखाएगा, परसों कोई चैनल कुछ और दिखाएगा। 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अभी राजपूत साहब एक बात बोल रहे थे कि मुझे बहुत कांग्रेस पार्टी को तजुर्बा है सरकार चलाने का, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, राजस्थान में क्या क्या कांग्रेस का एमएलए का खरीद बिक्री होता है, उसका तजुर्बा है कांग्रेस को। भ्रष्टाचार का भी तजुर्बा है, 2G, 3G, कोयला घोटाला, ये सब कांग्रेस को अच्छा तजुर्बा है। वो फोर्स से लेकर, ठीक है, मैं राजीव जेटली जी से एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं बहुत जल्दी। आदिल साहब, और अभी 10 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले हम लोग और बात होगी इस पर। मैं राजीव जेटली साहब, जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं, टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल कह रहा है, हालांकि इसे ये एक इम्कान है, ये एक अंदाजा है, पूरे तौर से नहीं कह सकते कि नतीजे इसी तरह के होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर नतीजे इसके आसपास भी रहते हैं तो ये एनडीए के लिए बड़ा झटका है। अब इस पर आप लोगों को सोचना होगा और इस हार के बाद कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि फौरन इसके बाद वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होने वाले हैं। राजीव जेटली साहब, देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमने इस चुनाव के प्रचार में बार बार एक ही बात कही कि जैसी सरकार चल रही है हम वैसी देंगे जी। और यही बात क्या महागठबंधन कह सकता था कि जैसी सरकार हमने 15 साल पहले दी थी? मतलब कितना दुख रहा होगा बिहारी के मन में कि 15 साल तक इनको आसपास भटकने भी नहीं दिया। क्या ये क्लेम कर सकते हैं? इतनी बात कह के चले जाए कि भाई जैसी सरकार हमारी चल रही थी 15 साल पहले, वो दिन हम वापस लेकर के आएंगे। केवल इतना बोल तो, लेकिन एग्जिट पोल में तो आवाम यही कह रहे हैं कि हमें 15 साल पहले वाली सरकार चाहिए, हमें ये 15 साल वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें 15 साल पहले वाली सरकार चाहिए। एग्जिट पोल में तो लोग यही कह रहे हैं। नहीं, 15 साल पहले वाली सरकार में अगर एग्जिट पोल में कह रहे हैं तो 15 साल तक ये सरकार कैसे रही बताइए? नीतीश जी की एनडीए की 15 साल तक सरकार रही। 15 साल तक कोई देखना भी नहीं चाहता था उन दिनों को, जो दिन वो देख चुके थे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये भी एग्जिट पोल है, ये एक इम्कान है, ये एक अंदाजा है। 10 तारीख क्या कुछ होगा, नतीजे क्या कुछ होंगे, लेकिन टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के आसपास भी नतीजे रह सकते हैं। एक इशारा कम से कम इस एग्जिट पोल से मिल गया कि नतीजों का रुख क्या कुछ होगा, बिहार में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, उसका एक अंदाजा हो गया। लेकिन 10 तारीख न्यूज 18 उर्दू आप तक सबसे पहले नतीजे पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत साहब, राजीव जेटली साहब, आदिल हसन आजाद साहब और तौकीर आलम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।